पिछले वीडियो के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ एक्सियम देखे थे और उन एक्सियम को यूज़ करके हमने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस या कुछ नए रूल्स जो थे वो ड्राइव किए थे। इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारी एग्जांपल्स करनी है ताकि जो चीज़ें हैं हमें क्लियर हो जाएं। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने एक कॉइन को टॉस किया और एक डाइस को रोल किया और हमने ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाइस पे या तो 5 आया हो या 3 आया हो। सो इम्पोर्टेंट बात ये है कि डाइस पे 5 आया हो और 3 आया हो। सो इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं, हम या दो तरीके से देख सकते हैं। हम देखते हैं कि वो तरीके कौन कौन से हैं। सोल्यूशन मेथड नंबर 1। सो और का मतलब होता है यूनियन। सो इसका मतलब है कि मैं पहले एक इवन डिफाइन करता हूँ। इवन क्या है कि डाइस पे 5 आया हो, कि डाइस हैज़ 5 ऑन इट। फिर मैं एक इवेंट E2 डिफाइन करता हूँ, वो क्या है कि जी डाइस पे 3 आया हो, डाइस हैज़ 3 ऑन इट। इसका मतलब है कि मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्योंकि और का मतलब यूनियन होता है, यूनियन E2। और इसका फार्मूला क्या था? इसका फार्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ये वाला हमारे पास फार्मूला था। मगर E1 और E2 जो है वो डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, कि या तो डाइस पे 5 आएगा या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है। शायद म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ज़्यादा आसानी से अंडरस्टैंड हो सकता है कि या तो डाइस पे 5 आएगा या 3 आएगा। डाइस पे दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं आ सकती, इसलिए ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब है कि हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास फार्मूला खाली यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। सो अब हमने देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है। सो उसके लिए हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं। हमारे पास सैम्पल स्पेस को मैं ग्रिड की शक्ल में बना रहा हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे हेड है, यहाँ पे टेल है। डाइस पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। सो जो E1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि डाइस पे 5 आए। तो डाइस पे 5, ये वाला इवेंट जो है ना, मेरे पास इवेंट E1 है। और मेरे पास इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, अब मैं जो हूँ खाली काउंटिंग यूज़ करके जो मेरे पास फोर्थ कॉन्सिक्वेंस था मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो क्या था कि जितनी मेरे पास सैम्पल्स पे में टोटल एलिमेंट्स है वो नीचे आएंगे और जितने E1 के अंदर एलिमेंट्स हैं वो ऊपर आएंगे, क्योंकि इसमें जो हर बॉक्स है उसकी प्रोबेबिलिटी सेम है। हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी सेम है, क्योंकि हमारे पास डाइस भी यूनिफॉर्म था और हमारे पास कॉइन भी यूनिफॉर्म था। दोनों में से इक्वल प्रोबेबिलिटी से चीज़ें आ रही हैं। तो इसका मतलब है E1 का फार्मूला क्या था कि नंबर ऑफ आउटकम्स इन E1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस। और नंबर ऑफ आउटकम्स E1 में कितनी हैं? वो 2 हैं, जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो 2 हैं। और सैम्पल स्पेस में कितनी आउटकम्स हैं? 6 और 6 12। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 1/6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ जो E2 है वो भी मेरे पास ये सेम फार्मूला इस्तेमाल करके मैंने कहा सकता हूँ। E2 के मेरे पास कौन से खाने हैं? E2 के मेरे पास है कि डाइस पे 3 आए। सो एक ये वाला खाना है और एक ये वाला खाना है। यानी E2 के अंदर में मेरे पास 2 खाने हैं, 2 आउटकम्स E2 के अंदर हैं और टोटल आउटकम मेरे पास 12 हैं। तो इसका मतलब है कि E2 का आंसर भी 1/6 है। और फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, इसका आंसर क्या आएगा? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, इसका आंसर क्या आएगा? ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है कि इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को सम करना है। सो वो इक्वल्स टू आएगा 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 2/6 और जिसका आंसर आएगा 1/3। सो ये मेरे पास जो है इसका आंसर एक मेथड से आ गया।
इसके अलावा एक और मेथड भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये दोनों इवेंट्स जो हैं, इनको मैं एक इवेंट कंसीडर करूँ कि अगर मैं दो इवेंट्स का यूनियन हूँ तो फिर भी एक नया इवेंट बन जाता है। सो मैं बजाय इसके कि मैं ये इवेंट बनाऊँ, मैं खाली इवेंट ये बनाता हूँ कि इवेंट ई, लेट्स से इवेंट ई कह रहा हूँ, वो ये है कि जी डाइस हैज़ 5 और 3 ऑन इट। इस केस के अंदर जो मेरे पास सैम्पल स्पेस बनेगी उसमें मैं अलग अलग E1 के लिए और E2 के लिए नहीं काउंट करूँगा। ये मेथड नंबर 2 है बाय द वे। मेथड 2 मैं E1 और E2 के अलग नहीं काउंट करूँगा, मैं इकट्ठा ही काउंट करूँगा। तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E वो क्या आएगा कि टोटल मेरे पास कितनी आउटकम्स हैं जिसमें 5 या 3 आ रहा है। तो इसमें क्या आएगा, वंस अगेन नंबर ऑफ आउटकम्स इन E, नंबर ऑफ आउटकम्स इन E डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस का जो साइज़ है, या डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। सो मैं उसको जो है ना इस तरह से लिख रहा हूँ। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है E के अंदर, 1 2 3 4, तो इसका आंसर आ रहा है 4। और टोटल सैम्पल स्पेस का साइज़ कितना है, 12, और इसका आंसर क्या आएगा जी, 1/3। सो मेरे पास ये मेथड भी है, दोनों मेथड सही हैं, दोनों डिफरेंट फार्मूलाज इस्तेमाल कर रहे हैं मगर दोनों ठीक हैं। सो लेट्स डू अनदर एग्जांपल। सो एग्जांपल नंबर 2 जो है उसमें हमारे पास एक हमने डाइस को रोल किया है और उसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये कहता है कि अगर डाइस फेयर है, इसका मतलब है कि उसके हर फेस के आने के सेम चांसेस हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाइस के ऊपर कोई इवन नंबर आए। पार्ट नंबर ए ये है। पार्ट नंबर बी कहता है कि इस केस में जो डाइस है वो अनफेयर है, इसका मतलब है उसका हर फेस के आने के डिफरेंट चांसेस हैं, और अगर डाइस के ऊपर कोई इवन नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो अगर डाइस पे कोई ओड नंबर आए तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.2 है। ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, तो डाइस पे जो है इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है। सो अगर आपको सवाल समझ में आ गया है तो इस वीडियो को स्टॉप करें और सवाल का हल निकालें और फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन देखें। तो प्लीज़ वीडियो को स्टॉप करें। होपफुली आपने इस सवाल का सोल्यूशन निकाल लिया होगा। सो देखते हैं कि आपका सोल्यूशन मेरी तरह से है कि नहीं। सोल्यूशन पार्ट ए। सो डाइस फेयर है, इसका मतलब है कि डाइस के ऊपर हर आउटकम आने के सेम चांसेस हैं। डाइस के ऊपर 6 आउटकम आ सकती हैं और हमें पता है कि हर आउटकम के सेम चांसेस हैं, तो हमारे पास कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है आउटकम आई वो है 1/n, जबकि इस केस में n जो है वो 6 है, सो 1/6। तो हमारे पास हर आउटकम आने के 1/6 चांसेस हैं। सो सवाल ये पैदा होता है कि डाइस पे इवन नंबर आने के कितने चांसेस हैं। सो हमारे पास इवन नंबर क्या आ सकता है कि जी प्रोबेबिलिटी के डाइस पे जो मेरे पास आउटकम है या तो वो हो 2 या वो हो 4 या हो वो 6, और इसके क्या चांसेस हैं कि ये मेरे पास 3 आउटकम्स हैं। हमें वो वाला फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला क्या था कि जी नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस का साइज़, और हमारे पास इसके बेसिकली 3 आउटकम्स हैं इवेंट के अंदर। सैम्पल स्पेस का साइज़ जो है वो 6 है, तो हमारे पास हाफ प्रोबेबिलिटी है कि डाइस के ऊपर जो है ना वो हमने रोल करें तो कोई इवन नंबर आएगा। तो ये पार्ट ए का आंसर है। सो अब हम करते हैं जी पार्ट बी का आंसर। पार्ट बी का आंसर कहता है कि जी हमारे पास डाइस अनफेयर है और ओड नंबर आने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर आने के चांसेस जो हैं वो हमारे पास हैं 0.2। और पार्ट बी कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाइस के ऊपर कोई इवन नंबर आएगा। सो हमें पता है कि जी डाइस पे या तो ओड आ सकता है या इवन आ सकता है। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ये जो है ना पूरी सैम्पल स्पेस हमारी इसमें कवर हो जाती है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस, और ये किसके बराबर होती है 1। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी इवन होगी 1 - 0.2
ये वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल किया, विच इज़ इक्वल्स टू 0.8। सो होपफुली आपका भी यही आंसर्स आए होंगे, अगर नहीं आए तो डिस्कस करें। सो अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर बॉब ने 2 मूवीज़ रेंट की हैं, मूवी ए एंड मूवी बी। प्रोबेबिलिटी कि वो मूवी ए पसंद करेगा वो 0.5 है। सो वो 0.5 की प्रोबेबिलिटी से मूवी ए उसको अच्छी लगती है, और उसको प्रोबेबिलिटी कि उसे मूवी बी पसंद आएगी वो 0.4 है, और प्रोबेबिलिटी कि उसको बोथ मूवीज़ पसंद आएंगी, यानी कि ए भी पसंद आएगी एंड बी भी पसंद आएगी, वो 0.2 है। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको दोनों मूवीज़ पसंद नहीं आएगी? तो ये हमारे पास सवाल है। सो दोबारा से इस वीडियो को स्टॉप करें और इसको हल करें और उसके बाद सलूशन देखें। पहले ये देखते हैं कि हमने निकालना क्या है। हमने निकालना क्या है कि ही विल नॉट लाइक बोथ ऑफ दोज मूवीज, नॉट लाइक बोथ ऑफ दोज मूवीज। हमें निकालना ये है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए भी ना लाइक करे, ए कम्प्लीमेंट, और बी भी ना लाइक करे एंड बी भी ना लाइक करे। सो हमने ये वाला इसका आंसर निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों मूवी को पसंद ना करे। लेट्स से ए जो है वो वाला इवेंट है जिसमें वो ए पसंद करता है, और बी वो वाला इवेंट जिसमें बी पसंद करता है, और हमने वो वाला इवेंट निकालना है जिसमें वो ए भी पसंद ना करे एंड बी भी पसंद ना करे। हमने इसका आंसर निकालना है। इसका हमें फार्मूला नहीं पता, मगर हमें डी मॉर्गन्स लॉ से ये पता है कि जो है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, वो इक्वल्स टू होता है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। सो इसका मतलब है कि अगर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो वो इसके बराबर होगी। सो हमने बेसिकली आंसर किसका निकालना है? हमने आंसर निकालना है इस वाले का कि जी ए यूनियन बी, और फिर हमने इस पूरे का कम्प्लीमेंट लेके इसका आंसर निकालना है। सो हमने इसका आंसर निकालना है, क्योंकि इसका आंसर निकालिए तो इसका आंसर निकल आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आंसर निकालते हैं कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कम्प्लीमेंट हम बाद में लेंगे, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ए को लाइक करने की प्रोबेबिलिटी बी को लाइक करने की, माइनस प्रोबेबिलिटी कि वो दोनों को लाइक करे। और ए को लाइक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.5, प्लस बी को लाइक करने की प्रोबेबिलिटी है 0.4, और माइनस और जो है बोथ को लाइक करने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। इसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा कि जी 0.9 माइनस 0.2 इज 0.7। सो हमारे पास दोनों को लाइक करने का, कि ए को लाइक करे और बी को लाइक करे, इसमें बेसिकली और है। और हमने फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है कि ए और बी होल कम्प्लीमेंट। और हमें पता है कि हमारे पास एक फार्मूला क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, ये मेरे ख्याल से पहला कॉन्सिक्वेंस था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सो इस केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सो इसका आंसर क्या आएगा कि जी 1 माइनस 0.7 इज इक्वल्स टू 0.3, और जो 0.3 है वो इसका भी आंसर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था कि बेसिकली जो ये वाला जो हमारे पास सेट है और जो हमारे पास ये वाला सेट है, ये बेसिकली दोनों चीज़ें सेम चीज़ें हैं, यूजिंग द डी मॉर्गन्स लॉ, जो ये वाला हमारे पास लॉ था। सो होपफुली आपका भी आंसर ये आया होगा। सो लेट्स डू अनदर एग्जांपल। जो एग्जांपल नंबर 4 है उसमें हमारे पास एक बॉक्स गिवन है। सो हमारे पास एक बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर हमारे पास 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 6 वाइट बॉल्स हैं। तो यहाँ पे 6 वाइट बॉल्स हैं और हमारे पास 5 ब्लैक बॉल्स हैं। इसका मतलब टोटल हमारे पास 11 बॉल्स जो है ना वो इस बॉक्स के अंदर है। मे बी बॉक्स इज 3D, और हमने इस बॉक्स में से 3 बॉल्स को बाहर निकालना है। सो हमने 3 बॉल्स को बाहर निकाला रैंडमली। तो हमने क्या जी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 बॉल जो है हमारे पास वाइट निकले, 1 बॉल वाइट निकल आए, एंड और जो है 2 बॉल्स ब्लैक निकल आए, 2 बॉल्स जो है ना वो ब्लैक निकल आए।
इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो होपफुली कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को स्टॉप करें और इसको हल करने की कोशिश करें और उसके बाद इसका सलूशन देखें। सो आई होप कि आपने सलूशन निकाल लिया होगा। सो लेट्स ट्राई इट आउट। सलूशन, इस सवाल को करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, उनमें से 2 मेथड्स को हम करते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं कि ना इसका हम एक ना ट्री डायग्राम बना लेते हैं, ताकि जो है ना हमें चीज़ें क्लियर हों कि सैंपल स्पेस किस तरह की है। सो हमारे पास ट्री का ये रूट नोड है और फिर हमारे पास ये हमने पहली अटैम्प्ट की है। पहले अटैम्प्ट में हम वाइट बॉल निकाल सकते हैं, ब्लैक बॉल निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास सेकंड अटैम्प्ट है, अगर वाइट बॉल इसमें हमने अगर पहले वाइट निकाला था फिर वाइट या ब्लैक में से एक निकाल सकते हैं, और फिर यहाँ पे हम वाइट या ब्लैक में से एक निकाल सकते हैं। और ये हमारे पास लास्ट और थर्ड अटैम्प्ट है, इसमें हम वाइट निकाल सकते हैं, ब्लैक निकाल सकते हैं, और इस तरह से हमारे पास सारे बाकी भी लीफ नोड्स आ जाएंगे। सो टोटल इसके जो हैं वो 8 लीफ नोड्स बने हैं। ये जो लीफ नोड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट 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 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट वाइट ब्लैक। फिर मेरे पास एक लीफ नोड है, ये है वाइट ब्लैक वाइट वाइट ब्लैक ब्लैक। और जो ये वाला लीफ नोड रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक वाइट वाइट, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक वाइट ब्लैक। और जो ये वाला लीफ नोड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक ब्लैक वाइट, और ये जो आखिरी लीफ नोड रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक ब्लैक ब्लैक। सो मेरे पास इस तरह से जो है ना 8 लीफ नोड्स हैं। सो इनमें से मैंने वो वाले हाईलाइट करता हूँ जिनमें मेरे पास 1 वाइट आए और 2 ब्लैक्स है। तो मेरे पास 1 वाइट और 2 ब्लैक्स, एक मेरे पास ये ऑप्शन है 1 वाइट की और 2 ब्लैक्स की, और एक मेरे पास 1 वाइट और 2 ब्लैक्स की ऑप्शन ये है 1 वाइट 2 ब्लैक की, और एक ऑप्शन ये है। तो मेरे पास 3 ये ऑप्शंस हैं 1 वाइट और 2 ब्लैक्स की। सो अब जो है सिंपली मैं इसका आंसर ऐसे शायद निकाल सकता हूँ कि मेरे को जी टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं, और 8/3 इसका प्रोबेबिलिटी जो है मेरे पास वो आ गई 1 वाइट और 2 ब्लैक की प्रोबेबिलिटी आ रही है 3/8, क्योंकि 3 मेरे पास ये जो है लीफ नोड्स हैं, टोटल 8 लीफ नोड्स है, इसका आंसर आ गया। मगर ये आंसर गलत है। ये आंसर इसलिए गलत है कि मेरे पास जो है हर दफ़ा जब मैं बॉल निकालता हूँ तो मेरे पास जो है जो बॉक्स के अंदर डिफरेंट बॉल ले जाती हैं और प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है। और ये आंसर इसलिए भी गलत है कि मेरा आंसर डिपेंड करता है कि मेरे पास इन द स्टार्ट बॉक्स में कितनी वाइट थी कितनी ब्लैक बॉल थी। क्योंकि अगर मेरे पास 10 वाइट हों और लेट्स से 4 ब्लैक हों, फिर भी मेरे पास शायद इस मेथड से ये वाला आंसर आएगा। तो ये वाली हमारी काउंटिंग ख़राब है, हमें अब और ज़्यादा प्रिसाइज काउंटिंग करनी है। सो हम इसकी प्रिसाइज काउंटिंग कुछ ऐसे करते हैं। हम देखते हैं कि जी पहले के सैम्पल स्पेस का साइज़, के सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे। सो हमें पता है कि जी हमारे पास 3 दफ़ा हमने बॉल निकालनी है। तो जब पहली दफ़ा हम निकालेंगे हमारे पास टोटल 11 बॉल्स हैं, हम 11 में से कोई भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। सेकंड जब हम बॉल निकालेंगे तो हमारे पास एक हमने निकाल ली है तो हमारे पास 10 ऑप्शन रहेगी, और जब थर्ड दफ़ा हम निकालेंगे सो हमारे पास जो है 9 ऑप्शन रहेगी। सो इसका आंसर बेसिकली आएगा 990। तो सैम्पल स्पेस का साइज़ 8 नहीं है बल्कि 990 है। तो ये हमारे पास सही काउंटिंग के साथ सैम्पल स्पेस का साइज़ आया है। अब देखना है कि जो 3 हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये एक हमारे पास ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ, बल्कि प्रोबेबिलिटी नहीं हम काउंट कर रहे हैं, तो हम कहते हैं WBB। ये जो है कितनी दफ़ा आ सकती है, इसकी क्या ऑप्शन है। इसमें जो है वाइट बॉल जो है निकालने के लिए हमारे पास टोटल थी हमारे पास 6 वाइट बॉल, तो हमारे पास 6 ऑप्शन है वाइट बॉल निकालने के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास ब्लैक बॉल है, तो हमारे पास 5 ब्लैक बॉल्स थी, हमारे पास 5 ब्लैक बॉल्स निकालने की ऑप्शन है।
और क्योंकि हमने एक दफ़ा ब्लैक बॉल निकाल ली, एक दफ़ा अब मेरे पास 6, हमारे पास 5 नहीं 4 ब्लैक बॉल्स रह गई हैं। तो लास्ट ब्लैक बॉल निकालने की 4 ऑप्शन है। तो बेसिकली WBB जो है उसके इतनी ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास हैं WBB निकालने की कि हमारे पास वाइट बॉल की 6 ऑप्शन है, क्योंकि टोटल 6 हमारे पास वाइट बॉल्स थी तो हमारे पास 6 ऑप्शन आ गई हैं। ब्लैक बॉल की टोटल 5 ऑप्शन थी तो हमारे पास 5 आ गई हैं। और लास्ट दफ़ा इसलिए 4 आया है कि एक ब्लैक बॉल हमने पहले निकाल ली थी तो हमारे पास अब 5 नहीं रह गई, 4 रह गई। इस तरह से हमारे पास जो है BWB इसकी कितनी ऑप्शन है कि फर्स्ट जो B है हमारे पास ब्लैक की 5 ऑप्शंस हैं, वाइट की 6 ऑप्शंस हैं, एक ब्लैक बॉल पहले निकाल लिया था तो 4 ऑप्शंस हैं। और हमारे पास जो BBW इसकी कितनी ऑप्शंस हैं, हमारे पास ब्लैक बॉल निकालने की 5 ऑप्शंस हैं, एक ब्लैक बॉल निकाल लिया तो 4 ऑप्शंस हैं, वाइट बॉल सारी की सारी अंदर पड़ी हैं 6 ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ गई हैं। सो अब हम वो वाला फार्मूला लगा सकते हैं कि जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वाइट एंड 2 ब्लैक वो इक्वल्स टू होगी कि जो मेरे पास इन तीनों का सम विच इज़ लाइक 6 times 5 times 4 times 3, बिकॉज मेरे पास ये तीनों सेम ही हैं, इनकी खाली ऑर्डर का फ़र्क है तो मैं सिंपली इन तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और नीचे आएगा 990 सैम्पल स्पेस का टोटल साइज़। सो ये जो है हमने जो हमारा आखिरी कॉन्सिक्वेंस था और कॉन्सिक्वेंस नंबर 4 हमने वो वाला इस्तेमाल किया है। और इसका आंसर क्या आता है टोटल। सो हमारे पास फार्मूला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन से मुराद एंड होता है जैसे यूनियन से मुराद R होता है, इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ C गिवन A इंटरसेक्शन B। सो इस फार्मूले को हमने इस्तेमाल करना है, फार्मूला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ कि पहली बॉल हमारे पास वाइट आए और सेकंड बॉल हमारे पास ब्लैक आए एंड है और नहीं एंड और थर्ड बॉल हमारे पास ब्लैक आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ W। प्रोबेबिलिटी ऑफ W क्या है कि जी हमारे पास टोटल बॉल्स थी वाइट 6 और हमारे पास 6 में से 11 टोटल बॉल हमारे पास 11 है, उनमें से 6 वाइट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W आ रही है 6/11 टाइम्स। अब हमने एक बॉल को निकाल लिया है तो टोटल बॉल हमारे पास 10 रह गई है। इस गिवन का मतलब यही है कि सैम्पल स्पेस चेंज हो गई है। हमने एक बॉल को निकाल लिया है और हमारे पास बॉल्स 10 रह गई हैं और 10 में से हमने एक ब्लैक बॉल निकाली तो ब्लैक बॉल हमारे पास कितनी पड़ी हैं बॉक्स के अंदर, हमारे पास 5 पड़ी हैं तो हमारे पास यहाँ पे 5 आएगा टाइम्स। अब इसका मतलब है कि सैम्पल स्पेस से हमने A और B वाला काम कर लिया, दोनों चीज़ें निकाल ली हैं। इसका मतलब है कि सैम्पल स्पेस में हमारे पास 9 बॉलें रह गई हैं बॉक्स के अंदर, हमारे पास सैम्पल स्पेस का साइज़ छोटा हो गया और अब हमने 9 में से एक ब्लैक बॉल निकालनी है और ब्लैक बॉल हमारे पास क्योंकि एक निकल गई है वो भी हमारे पास कम हो गई हैं तो 4। सो ये बेसिकली मेरे पास आंसर आया है कि पहली बॉल वाइट हो, सेकंड ब्लैक हो और थर्ड भी ब्लैक हो। तो ये इसका आंसर आया है और जिसका आंसर और अगर मैं इसका आंसर निकालने की प्रोबेबिलिटी कि पहली बॉल ब्लैक हो, सेकंड वाइट हो और थर्ड जो है भी ब्लैक हो तो इसका आंसर भी जो है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को अगर आगे पीछे करेंगे तो आंसर सेम ही रहेगा तो इसका आंसर भी सेम ही रहेगा। तो मेरे पास जो ऊपर वाला आंसर जो है ना वो सेम ही आएगा और इसका आंसर जो है कि प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट बॉल जो है वो ब्लैक हो, सेकंड बॉल भी ब्लैक हो और लास्ट बॉल वाइट हो, इसका आंसर भी सेम आएगा। सो अगर मैं ये वाले फार्मूले इस्तेमाल करूं तो मैं सिंपली आंसर निकाल सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी के 1 बॉल वाइट एंड 2 बॉल्स ब्लैक वो इक्वल्स टू आएगा 3 टाइम्स 6/11 टाइम्स 5/10 टाइम्स 4/9 और इसका आंसर भी जो है ना मेरे पास 4/11 ही आएगा। सो ये वाला मेथड काफ़ी आसान है मगर हमने ये वाला फार्मूला जो है डिटेल में देखना है, उसके बाद हम इस सवाल को ना रिविज़िट करेंगे ताकि जो सवाल है हम दोबारा से अंडरस्टैंड हो जाए। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने कमेटी सेलेक्ट करनी है 5 पीपल की फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ, सो हमने 5 पीपल की कमेटी सेलेक्ट करनी है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 men एंड 9 वुमेन। और हमने ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कमेटी के अंदर जो हमने सेलेक्ट की है रैंडमली, इसमें 3 मेंस आ जाएं और 2 वुमेन्स आ जाएं। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सो होपफुली आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करें और इसका हल निकालें और फिर आगे सोल्यूशन देखें। सो देखते हैं कि आपका सोल्यूशन और मेरा सोल्यूशन जो है वो सेम है कि नहीं। सोल्यूशन तो सबसे पहले हमने ना देखना है कि सैम्पल स्पेस का साइज़ क्या है। सो साइज ऑफ सैम्पल स्पेस, अभी जो है ना इस वक्त जब हम सैम्पल स्पेस का साइज़ देख रहे हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सैम्पल स्पेस की कोऑर्डिनेलिटी क्या है। सो हम जो है ना अभी ये नहीं देख रहे कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, अब खाली ये बता रहे हैं कि कमेटी सेलेक्ट की है 5 बंदों की, जिसमें 6 मेन हैं और 9 जो है ना वो वुमेन्स हैं। सो बेसिकली अभी हमें ये भी नहीं, इससे भी नहीं कंसर्न कि कितनी वुमेन है कितने मैन हैं, हमें खाली ये कंसर्न है कि हमने 5 सेलेक्ट करने हैं 11 बंदों में से। और सोचना ये पड़ेगा कि क्या ये परम्यूटेशन का सवाल है या कम्बिनेशन का सवाल है। अगर ऑर्डर मैटर करता है, हम ये चाह रहे हैं कि ये कमेटी के अंदर हमने रैंकिंग भी करनी है कि कौन सा बंदा पहला होगा और कौन सा बंदा दूसरा होगा, तो ये सवाल बन जाएगा परम्यूटेशन का। मगर अगर हमने रैंकिंग नहीं करनी है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो ये कम्बिनेशन का सवाल है। इस केस में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ये कम्बिनेशन का सवाल है। सो हम कह सकते हैं कि जी इसका आंसर क्या आएगा कि हमने जो है 11 में से, क्योंकि हमारे पास 9 + 6 इज़ नॉट 11 बट के 15 में से हमने 5 चूज़ करना है। सो 15 चूज़ 5, ये है सैम्पल स्पेस का साइज़। अब देखते हैं कि जी हमारे पास जो हमने चूज़ करना है वो क्या करना है कि हमने ये बताना है कि आउटकम जो हमारे पास इवेंट है उसका क्या साइज़ है। तो हमारे पास इवेंट क्या है कि 3 मेन चूज़ करें और 2 वुमेन चूज़ करें हम 5 में से। सो हमारे पास इस केस में हमने बताना है कि जी 3 मेन एंड 2 वुमेन एंड 3 मेन एंड 2 वुमेन, ये हम कितने तरीके से जो है ना ये चूज़ कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं कि जी पहले हम देखते हैं मैन। वंस अगेन ये सवाल जो है कम्बिनेशन का सवाल है, परम्यूटेशन का सवाल नहीं है। सो हमने कहा कि जी हमारे पास टोटल थे 6 मैन। सो 6 में से हमने 3 चूज़ करने हैं, तो 6 चूज़ 3 कम्बिनेशन का फार्मूला लगाया। सेकंड हमारे पास टोटल थी 9 वुमेन और हमने 9 में से 2 वुमेन चूज़ करनी है, तो 9 चूज़ 2। एट द एंड हमें पता है कि जी प्रोबेबिलिटी कि हमने 3 मेन एंड 2 वुमेन, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो होगी नीचे जो है पूरी सैम्पल स्पेस का साइज़ और ऊपर जो है हमारे इवेंट का साइज़। सैम्पल स्पेस का साइज़ आ रहा है 15 आउट ऑफ 15 चूज़ 5 और ऊपर आ रहा है 6 चूज़ 3 एंड 9 चूज़ 2। और इसको हल करके हम जो है ना इसका आंसर निकाल सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर और समथिंग। सो लेट्स डू अनदर एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 6 में मेरे पास एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर 10 बॉल्स हैं और 10 बॉल में से जो 1 बॉल है वो गोल्डन है, मे बी गोल्ड कलर है और मे बी मेड ऑफ गोल्ड है, बट 1 बॉल जो है ना वो स्पेशल है। सो हमने बॉक्स में से 5 बॉल्स को सिलेक्ट किया रैंडमली 1 एट ए टाइम। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि जो है स्पेशल बॉल जो है ना वो भी हमारे पास आ गया, वो हमें मिल गया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो जो इस तरह के सवाल होते हैं ना उनमें पहले ये देखना पड़ता है कि क्या हम विद रिप्लेसमेंट चूज़ कर रहे हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट चूज़ कर रहे हैं। विद रिप्लेसमेंट से मुराद है कि हम एक बॉल निकालते हैं और फिर उसको वापस रख देते हैं, और विदाउट रिप्लेसमेंट से मुराद है कि बॉल हम निकालते हैं और अपने पास रख लेते हैं और वापस नहीं डालते बॉक्स के अंदर। तो ये जो फ्रेज़ है ना कि 1 एट ए टाइम, इसका मतलब है कि हम बॉक्स में से बॉल को निकालते हैं और फिर वापस रख देते हैं, देखते हैं फिर वापस रख देते हैं। हमारे पास 5 ऑप्शन हैं बॉल निकालने की बॉक्स से। पहली ऑप्शन में बॉल निकाला, देखा कि हमारे पास गोल्डन बॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा वापस रख दिया। फिर हमने
दोबारा से बॉल निकाला, देखा गोल्डन बॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा वापस, हमारे पास 5 दफ़ा हमने चूज़ करना है और हमें देखना है कि हमारे पास क्या हम अब गोल्डन बॉल आ रहा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम बॉल्स को वापस भी बॉक्स में रख रहे हैं। सब आपको सवाल समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को पॉज करें और इसका हल निकालें ताकि जो है ना आपको ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आएँ, और हल निकालने के बाद फिर सोल्यूशन देखिएगा। होपफुली आपने जो है सोल्यूशन निकाल लिया होगा वीडियो को पॉज करके। सो हम सोल्यूशन निकालते हैं। सो हम कहते हैं कि जी लेट्स एक इवेंट बनाते हैं ई, और ई क्या है कि ई आई है कि आईएस अटैम्प्ट के अंदर हमारे पास जो है गोल्डन बॉल बाहर आ गया। सो हमने फाइंड क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड ये करनी है प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास पहली अटैम्प्ट के अंदर गोल्डन बॉल आ गया है, और या यूनियन कि हमारे पास सेकेंड अटैम्प्ट के अंदर गोल्डन बॉल आ गया है, और हमारे पास थर्ड अटैम्प्ट में गोल्डन बॉल आ गया है, और हमारे पास फोर्थ अटैम्प्ट में आ गया है, और हमारे पास फिफ्थ अटैम्प्ट में आ गया है गोल्डन बॉल। सो क्योंकि ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसका आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट अटैम्प्ट में बॉल आ गया है प्लस प्रोबेबिलिटी सेकेंड अटैम्प्ट में बॉल आ गया है प्लस प्रोबेबिलिटी, ये जो और है यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा था और हमने इसको और को जो है ना प्लस में कन्वर्ट कर दिया है यूजिंग एक्सिम नंबर 3। प्रोबेबिलिटी थर्ड अटैम्प्ट में हमारे पास बॉल आ गया है, प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास फोर्थ अटैम्प्ट में बॉल आ गया है, और प्रोबेबिलिटी हमारे पास फाइव अटैम्प्ट में बॉल आ गया है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इस तरह से है कि ये नहीं हो सकता कि जी हम कहें जी हमारे पास फर्स्ट अटैम्प्ट में भी बॉल आ गया है और फिफ्थ अटैम्प्ट में भी बॉल आ गया है। हमारे पास एक अटैम्प्ट में बॉल आ सकता है द गोल्डन बॉल। अच्छा जी, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारे पास गोल्डन बॉल आ जाएगा, तो हमारे पास एक गोल्डन बॉल है और बॉक्स के अंदर टोटल हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं। अब हमने उस बॉल को निकाला था और फिर वापस रख दिया। सो इसका मतलब है सेकंड अटैम्प्ट में हमारे पास क्या आएगा कि जी सेकंड अटैम्प्ट में भी हमारे पास एक गोल्डन बॉल है और 10 एलिमेंट्स हैं। फिर हमने बॉल को निकाला वापस रख दिया, हमारे पास एक गोल्डन बॉल है 10 एलिमेंट्स हैं और सो ऑन। हमारे पास हर दफ़ा प्रोबेबिलिटी सेम रहती है क्योंकि हम बॉल को निकाल के वापस रख रहे हैं थैंक्स टू वन एट ए टाइम। अगर ऐसे ना होता, वन एट टाइम ना होता, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमारे पास ना सैंपल स्पेस चेंज हो जाती। पहली दफ़ा हमारे पास 1/10 होता, क्योंकि हमने सेकंड दफ़ा हमने वापस नहीं रखा तो हमारे पास होता 1/9 और समथिंग, हमारे पास चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मगर इस दफ़ा जो है वो हमारे पास सैंपल स्पेस में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हमारे पास एंड पर रिजल्ट क्या आएगा 5/10 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। तो हमारे पास हाफ प्रोबेबिलिटी है कि हम 5 अटैम्प्ट्स के अंदर जो हैं गोल्डन बॉल को बाहर निकाल लेंगे। हमारे पास 50% प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की। सो लेट्स डू अनदर एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 7 जो है ये कार्ड के डेक के बारे में है, और क्योंकि हर बंदे ने जो है कार्ड्स नहीं खेले होते और वो कार्ड्स के डेक्स के बारे में उसकी मालूमात जो हैं वो महदूद होती हैं, तो इस वजह से एग्जांपल को समझने से पहले जो है कार्ड्स के बारे में कुछ मालूमात जो हैं उनको हम रिवाइज़ कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत सारे सवाल कार्ड्स के बारे में आते हैं, सो ये मालूमात हमें आगे जाके भी काम आएंगी। सो हमारे पास जो एक डेक के अंदर जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं, और इन कार्ड्स के अंदर 4 सूट होते हैं। सो बेसिकली हमारे पास 4 डिफरेंट सूट्स के कार्ड होते हैं। एक हमारे पास सूट होता है क्लब का, क्लब को हम इस शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारे पास सूट होता है डायमंड का, डायमंड को हम इस शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारे पास सूट होता है हार्ट्स का, और हार्ट्स की शेप ऑब्वियसली ये वाली है। और एक हमारे पास सूट होता है स्पेड का, और स्पेड की शेप कुछ इस तरह से है। हर जो सूट होता है इसके अंदर बेसिकली 13 कार्ड होते हैं, तो हर सूट के अंदर 13 कार्ड होते हैं। सो ऑब्वियसली 4 × 13 इज़ इक्वल्स टू 52। तो सूट के अंदर 13 कार्ड होते हैं। वो कौन से होते हैं कि जी हमारे पास एक पहला कार्ड की वैल्यू A होती है, फिर वैल्यू 2 होती है, 3 होती है,
और इस तरह से 10 तक वैल्यूज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास जैक है, क्वीन है एंड किंग है। सो ये जो है बेसिक मालूमात है कार्ड्स के बारे में। सो इस सवाल में पूछा गया है कि एक पोकर हैंड है, पोकर एक कार्ड की गेम होती है। उस हैंड हमारे पास 5 कार्ड्स हैं, यानी कि हर जो बंदा पोकर खेल रहा है उसके हाथ में 5-5 कार्ड्स हैं और वो कार्ड्स जो हैं रैंडमली हर बंदे को दिए गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक बंदे के पास जो है वो स्ट्रेट हैंड हो, कि एक बंदे के पास स्ट्रेट हैंड हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और स्ट्रेट हैंड की डेफिनेशन ये होती है कि स्ट्रेट हैंड के अंदर हमारे पास कंसेक्टिव कार्ड होंगे, यानी कि अगर इन वैल्यूज़ के लिहाज से कंसेक्टिव कार्ड होंगे और जो उनके सूट होंगे वो सारे सेम नहीं होंगे, वो डिफरेंट, उनमें कुछ ना एक आधा सूट जो होगा डिफरेंट होगा। एग्जांपल दे के देखते हैं कि स्ट्रेट हैंड की एग्जांपल क्या है। मिसाल के तौर पे मेरे पास स्ट्रेट हैंड है तो मेरे पास 5 कार्ड हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और जो मेरे पास पहला कार्ड है इसके ऊपर नंबर लेट से 3 है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट कार्ड पे नंबर 4 होगा, क्योंकि कंसेक्टिव नंबर्स होंगे। अगले में 5 होगा, अगले में 6 होगा, अगले में 7 होगा, तो नंबर्स ऐसे होंगे। और जो इनके जो सूट्स हैं वो सारे सेम नहीं होंगे। हो सकता है कि पहला कार्ड डायमंड का हो, दूसरा कार्ड भी डायमंड का हो और तीसरा कार्ड भी डायमंड का हो, मगर सारे डायमंड के नहीं होंगे। तो चौथा हो सकता है कि हार्ट का हो और पांचवा जो है वो स्पेड का हो। तो ये जो है मेरे पास एक स्ट्रेट हैंड है और मैंने इस हैंड की जो है ना वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो अब आपको सवाल समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और सवाल हल करने की कोशिश करें। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि हमारे सैंपल स्पेस का साइज़ क्या है। सैंपल स्पेस का साइज़ ये है कि एक बंदे को जो 5 कार्ड्स मिल रहे हैं वो कितनी डिफरेंट तरीके से मिल सकते हैं। तो सैंपल स्पेस साइज, सैंपल स्पेस साइज, तो सैंपल स्पेस इसके अंदर जो बंदे को कार्ड मिल रहे हैं वो उनको अरेंज तो कर सकते हैं, मगर उसका ऑर्डर जो मिल रहा है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, सो बेसिकली ये जो है परम्यूटेशन का सवाल नहीं है, ये जो है कम्बिनेशन का जो है ना ये सवाल है। ये नहीं होगा कि जी अगर एक बंदे को सेम कार्ड मिले हैं और उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो डिफरेंट कार्ड हो जाएंगे। अगर सेम कार्ड मिले हैं तो ऑर्डर चेंज करने से वो फिर भी सेम ही रहेंगे। सो इसका मतलब है कि जो सैंपल स्पेस का साइज़ है, टोटल मेरे पास 52 कार्ड्स हैं और उसमें से 5 कार्ड बंदे को मिलने, तो ये साइज़ है जो पॉसिबिलिटीज़ जो एक बंदे को हम डेल्ट हो सकती हैं, एक बंदे को मिल सकती हैं। अब देखना है कि जो स्ट्रेट हैंड है उसका कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। अगर हमारे पास स्ट्रेट हैंड की पॉसिबिलिटीज़ आ गई तो हमने बेसिकली उन पॉसिबिलिटीज़ को इससे डिवाइड करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्ट्रेट हैंड की पॉसिबिलिटी से पहले हम सवाल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले हम हिस्से में कहते हैं कि कंसेक्टिव जो नंबर्स हैं उनकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो मेरे पास कंसेक्टिव नंबर कैसे आ सकते हैं कि जी मैं ए से शुरू कर सकता हूँ, A 2 3 4 5, मेरे पास एक ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कंसेक्टिव नंबर आने की। सूट्स की पॉसिबिलिटीज़ बाद में देखेंगे। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं 2 से शुरू हूँ, 2 3 4 5 6, ये मेरे पास कंसेक्टिव नंबर आ जाएं। एक पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास 3 से शुरू हूँ और 3 से जाता हुआ मैं जो हूँ 7 तक आऊँ, ये पॉसिबिलिटीज़ है। इस तरह से मेरे पास जो है 10 तक जा सकता हूँ। 10 के बाद मेरे पास क्या आएगा कि जी 11 12 13 11 के 10 के बाद आएगा जी जैक, क्वीन, किंग और एस। सो इस तरह मेरे पास जो है ना 10 पॉसिबिलिटीज़ है। अब इसके अंदर आपने एक वियर्ड बात नोट की होगी कि जो एस है ना वो 1 के तौर पे भी काम कर रहा है और एस जो है ना सबसे आखिर में हाईएस्ट कार्ड के तौर पे भी काम कर रहा है। अब मुझे पता है ये काफ़ी ज़्यादा जो है वियर्ड रूल है, मगर एस जो है इसलिए एस कहते हैं कि वो डिफरेंट किस्म के रोल्स प्ले करता है और इस केस में जो एस है ना वो हाईएस्ट कार्ड भी एक किस्म का कार्ड है।
सो इस वजह से क्योंकि एस आखिर में आ रहा है, एस आखिर में ना आ रहा होता तो मेरे पास 9 जो थी ना पॉसिबिलिटीज़ बननी थी कार्ड्स को ना 5 कंसेक्टिव कार्ड्स की, मगर क्योंकि एस आखिर में भी आ सकता है तो मेरे पास 10 पॉसिबिलिटीज़ बन रही कंसेक्टिव कार्ड्स की। सो जो कंसेक्टिव कार्ड की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मेरे पास आ रही हैं 10, तो मेरे पास 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो दूसरी बात यह है कि इन 10 पॉसिबिलिटीज़ के साथ मैंने देखना है कि मेरे पास कितने सूट्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सूट्स की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो कैसे आ रही हैं कि जी मेरे पास जो है 5 डिफरेंट कार्ड्स हैं और जो पहला कार्ड है वो लेट्स अज्यूम करें कि चारों के चारों सूट में से कोई भी हो सकता है। दूसरा कार्ड भी जो है वो चारों के चारों सूट में से कोई भी हो सकता है। तीसरा कार्ड जो है वो भी चारों के चारों सूट में से कोई भी हो सकता है। चौथा भी चारों के सूट में कोई भी हो सकता है। पांचवा भी चारों में से कोई हो सकता है। इसका मतलब है कि मेरे पास 4⁵ जो है ना वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो है ना सूट्स की, मगर इसके अंदर वो वाली पॉसिबिलिटीज़ भी हैं जिसमें जो है सारे कार्डों का सूट सेम है और जो है स्ट्रेट के अंदर सारे कार्डों का सूट सेम नहीं हो सकता है, कम से कम एक कार्ड डिफरेंट होना चाहिए। सो वो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनमें सूट सब कार्डों का सेम होगा, वो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो चारों के चारों क्लब के होंगे, या चारों के चारों डायमंड के होंगे, या चारों हार्ट के होंगे, या चारों स्पेड के होंगे। इसका मतलब है कि -4। तो इतनी मेरे पास सूट्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये 4⁵ ये मेरे पास सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं सूट सेलेक्ट करने की 5 स्लॉट्स में, और ये वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनमें जो हैं कार्ड्स जो हैं वो सेम सूट के आ रहे हैं, जो मैंने इनमें से माइनस कर दिए। तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास जो फाइनल आंसर आया है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेट हैंड की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी कि मेरे पास ऊपर आएगा 4⁵ -4। ये बेसिकली मेरे पास वैल्यूज़ जो हैं जो सूट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, और टाइम्स 10 इतने ज़्यादा मेरे पास कंसेक्टिव नंबर्स आ सकते हैं डिवाइडेड बाय 52 चूज़ 5। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो है ना फाइनल आंसर आ जाएगा जो बेसिकली है 0.0039। सो नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर हमारे पास ये पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पोकर में 5 कार्ड्स का जो हैंड है वो फुल हाउस हो। तो हमने एक कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए और पोकर में जो है किसी बंदे का जो 5 कार्ड्स का हैंड है वो फुल हाउस हो। और फुल हाउस की डेफिनेशन किस तरह से है कि फुल हाउस के अंदर हमारे पास 3 जो है कार्ड्स हैं वो सेम डिनोमिनेशन के होंगे या सेम वैल्यूज़ के होंगे। 3 कार्ड्स जो हैं वो सेम वैल्यूज़ के होंगे और अगले 2 कार्ड जो हैं वो भी सेम वैल्यू के होंगे मगर डिफरेंट सेम वैल्यू के। सो हमारे पास अगले 2 कार्ड जो हैं वो सेम वैल्यू मगर डिफरेंट सेम वैल्यू के होंगे। तो हम इसे कहते हैं थ्री ऑफ अ काइंड एंड अ पेयर। इसका मतलब है कि एग्जांपल ऐसे है कि मेरे पास हो सकता है कि ये वाला भी क्वीन हो और ये वाला भी क्वीन हो और ये वाला भी क्वीन हो, और आगे जो 2 कार्ड्स हैं वो 9 और 9 हो। सो इनकी वैल्यूज़ तीनों की वैल्यू सेम है और अगले 2 की वैल्यू सेम है, मगर जो इनके सूट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो हर कार्ड का जो सूट डिफरेंट होगा। सो हो सकता है कि पहले वाला डायमंड के सूट का हो, दूसरे वाला जो है ना वो हार्ट के सूट का हो, और तीसरे वाला जो है ना वो स्पेड के सूट का हो। और यहाँ पे भी हो सकता है कि जी मेरे पास एक डायमंड का सूट हो और एक लेट्स से हार्ट का सूट हो। सो ये 3 कार्ड जो है इनकी डिनोमिनेशन सेम है मगर सूट डिफरेंट है, और ये 2 कार्ड की डिनोमिनेशन सेम है मगर सूट डिफरेंट है। सो इसको हम कहते हैं एक फुल हाउस। तो इस बार में पूछा गया है कि फुल हाउस को डेल्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो अगर आपको सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करें और इसको हल करें और उसके बाद देखते हैं कि सलूशन क्या है। सो आई होप कि आपने सवाल कर लिया होगा। सो अब देखते हैं कि सलूशन क्या है।
सोल्यूशन इस तरह से है कि सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस का साइज़ देखते हैं। तो जो हमारे पास सैम्पल स्पेस का साइज़ इस केस के अंदर है वो जैसे लास्ट सवाल में था वही वाला है, क्योंकि हमने 52 में से 5 कार्ड चूज़ करने और ये हमारे पास जो है ना पूरी सैम्पल स्पेस का साइज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो फुल हाउस है उसका हमारे पास क्या साइज़ आएगा, कि हम फुल हाउस के बस कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। सो पहले ये देखते हैं कि फुल हाउस के अंदर दो चीज़ें हैं कि हमारे पास पहले दो ग्रुप हैं, एक हमारे पास ग्रुप 1 है, एक हमारे पास ग्रुप 2 है। और जो ग्रुप 1 है इसके अंदर हमारे पास जो है ना सेम जो हैं वो सेम वैल्यू के कार्ड्स आ रहे हैं, और ग्रुप 2 में हमारे पास सेम वैल्यू के कार्ड आ रहे हैं, मगर जो ग्रुप 1 की वैल्यू है जो यहाँ पे इस्तेमाल होगी वो यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो पहले तो हमने इस लिहाज से जो है ना इसका साइज़ निकालते हैं। तो एक हमने इसका साइज़ निकालना है और फिर हमने ये करना है इसके बाद हमने देखना है कि जो हर ग्रुप है उसके अंदर पहले ग्रुप के अंदर 3 कार्ड हैं और तीनों कार्ड के जो है ना सूट्स मस्ट भी डिफरेंट होने चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि तीनों कार्ड्स के सूट डिफरेंट होने चाहिए। और सेकंड ग्रुप के अंदर हमारे पास 2 कार्ड्स हैं और दोनों कार्ड्स के सूट डिफरेंट होने चाहिए, जो कि हमने 5 में से सिलेक्ट करने हैं, 4 में से सिलेक्ट करने हैं। 4 टोटल सूट्स हैं उनमें से हमने 3 यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं और 4 टोटल सूट्स हैं उनमें से हमने 2 यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। तो जो पहली जो हमारे पास जो काउंटिंग है इसमें हमारे पास ग्रुप 1 के अंदर जो हमने लेट्स से क्यू सेलेक्ट करना है कि हमने 1 सेलेक्ट करना है या 2 सेलेक्ट करना है या 3 सेलेक्ट करना है या 4 सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास 13 ऑप्शंस हैं कि हम 13 में से कोई सी भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। 13 क्यों है कि हमने शुरू किया ए से और हमने एंड किया किसके ऊपर, जैक क्वीन किंग के ऊपर, तो हम इनमें से कोई सी वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 13 ऑप्शन है ग्रुप 1 के लिए। जैसे इस केस में हमने 13 में से क्यू सेलेक्ट किया हुआ है। जो सेकंड ग्रुप है ये वाला ग्रुप जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, इसके अंदर हमारे पास अब 13 पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास 12 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस वजह से कि हमने एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे इस्तेमाल कर ली है और जहाँ यहाँ इस्तेमाल करिए उसको रीयूज़ नहीं करना। तो ये तो हमारे पास पहले काउंटिंग हो गई। तो हमारे पास अभी तक जो सवाल बन रहा है ये बन रहा है कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ फुल हाउस को मैं FH से लिख रहा हूँ, डोनेट कर रहा हूँ, और नीचे मेरे पास आएगा 52/5 और ऊपर मेरे पास फ़िलहाल जो आ गया है वो आ गया है 13 × 12। इतना सवाल हमारा हल हो गया। अब हमने देखना आगे क्या आएगा। आगे हमें देखना है कि जी डिफरेंट सूट्स की क्या जो है ना कितनी काउंटिंग होगी। तो मैंने इसमें क्या करना है कि मेरे पास टोटल 4 सूट्स हैं, मैंने उनमें से 3 सूट्स यूनिक सूट्स यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं और ये जो है कि 4 में से 3 चूज़ करना है। इसके लिए जाहिर बात है हम कम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि उस कम्बिनेशन का फार्मूले में ऑर्डर मैटर नहीं करता और हमें यूनिक चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमारे पास इसके लिए क्या फार्मूला लगेगा कि 4 में से 3 चूज़ करना है, कि 4 सूट्स हैं उनमें से 3 चूज़ करना है। तो जो ये वाली चीज़ है 4 में से 3 चूज़ किया है, इसको मैंने 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मगर एक ही बात है। सो सेकंड जो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास जो है 4 सूट्स हैं और 4 में से मैंने 2 चूज़ करने हैं। तो इस केस में मेरे पास 4 सूट्स हैं, मैंने 4 में से 2 चूज़ करने हैं। सो टोटल मेरे पास जो है ये वाला सारी काउंटिंग है और इसके बाद हम अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं और आखिर में जो है ना एंड रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप सेंड मी एन ईमेल। सो अब देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल। एग्जाम्पल नंबर 9 में हम कार्ड्स की ब्रिज की गेम खेल रहे हैं और ब्रिज की गेम के अंदर हमने 4 प्लेयर्स होते हैं और हर प्लेयर को हम 13 कार्ड दे देते हैं। तो इसका मतलब है कि जो 52 कार्ड का डेक है वो चारों प्लेयर के अंदर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो वो कह रहा है कि अगर हम ब्रिज की गेम खेल रहे हैं तो पहला क्वेश्चन ये है पार्ट ए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एक प्लेयर है उसने 13 स्पेड उसको मिल गई हैं। इसका मतलब है कि स्पेड के सारे कार्ड जो हैं वो एक ही प्लेयर को मिल गए हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और पार्ट बी कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हर प्लेयर को, चारों में 4 प्लेयर हैं, हर प्लेयर को एक एस मिला है। तो एक को एस मिलेगा क्लब का, एक को एस मिलेगा स्पेड का, एक को हार्ट का मिलेगा और एक को डायमंड का एस मिलेगा। सो चारों प्लेयर को जो है ना एक एक एस मिल गया। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो आपको सवाल समझ में आ गया होगा तो वीडियो को पॉज करें और सवाल को हल करने की कोशिश करें, उसके बाद का सलूशन हम देखते हैं। सो आई होप आपने सवाल कर लिया होगा। तो अब इसका सलूशन चेक करते हैं। पहले है जी पार्ट ए।
सो हमने पहले सैम्पल स्पेस निकालनी है पार्ट ए, और पार्ट ए जो है वो खाली वन प्लेयर की बात कर रहा है कि वन प्लेयर रिसीव। सो हमें ना वन प्लेयर से पार्ट ए में कंसर्न है। सो वन प्लेयर की सैम्पल स्पेस क्या होगी, जो सैम्पल स्पेस है एक प्लेयर की वो क्या होगी, जैसे पिछले सवाल के अंदर था वही वाली होगी कि जी मेरे पास 52 कार्ड्स हैं और 52 में से मैंने 5 कार्ड्स जो हैं 52 में से मैंने 13 कार्ड्स जो हैं वो एक प्लेयर को देने, क्योंकि जो है पिछले सवाल के अंदर हमारे पास पोकर था जिसमें हम हर बंदे को 5 कार्ड्स दे रहे थे। इसमें हमारे पास ब्रिज है जिसमें हम हर बंदे को 13 कार्ड्स दे रहे हैं। तो 52 चूज़ 13 जो है ना वो सैम्पल स्पेस का साइज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जी ये जो 13 स्पेड है, हाँ इसका हमारे पास कितनी ऑप्शन है कि 13 स्पेड डिफरेंट तरीके से एक बंदे को दे सकें। तो हमारे पास सैम्पल स्पेस के अंदर जो नीचे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है 13 स्पेड है, इसमें हमारे पास जो नीचे सैम्पल स्पेस का साइज़ आएगा वो तो 52/13 आएगा। तो ऊपर क्या आएगा? सो उसका जवाब ये है कि ऊपर 1 आएगा। 1 इसलिए आएगा कि जितने भी हमारे पास कार्ड्स के पैटर्न हैं, कि मैं कहूँ 13 स्पेड्स, या मैं कहूँ कि जो है 13 हार्ट्स, या मैं कहूँ कि जी 13 के में से जो थे 6 मेरे पास हार्ट्स थे जिनके मेरे पास ये नंबर्स थे, और मेरे पास 6 जो थे स्पेड थे जिनके ये नंबर थे। अगर मैं कोई भी एक स्पेसिफिक पैटर्न फिक्स कर दूँ, एक स्पेसिफिक पैटर्न, तो ऊपर 1 आएगा। तो मैंने इस केस में एक स्पेसिफिक पैटर्न फिट किया जिसमें सारे के सारे 13 स्पेड हैं, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न है, तो इसलिए ऊपर 1 आया। हाँ, अगर मैं ऐसी बात कहता है कि जी मेरे पास 5 हार्ट्स के हैं और 5 स्पेड के, अब मेरे पास ना एक पैटर्न नहीं है, डिफरेंट पैटर्न आ सकते हैं, क्योंकि जो 5 हार्ट्स के हैं उनके नंबर्स क्या होंगे और जो 5 स्पेड के हैं उसके नंबर्स क्या होंगे। तो ये बहुत सारे पैटर्न आ सकते हैं। इस तरह का सवाल जो है ना क्विज में मिसाल के तौर पर आ सकता है। मगर इस केस में खाली मेरे पास 1 पैटर्न है, क्योंकि मेरे पास सारे स्पेड हैं, सारों स्पेड के सारे नंबर हैं। तो इसका आंसर आएगा 1/52 चूज़ 13 से मेरे पास पार्ट ए का आंसर आ गया। अब पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी जो है इसमें वो 1 प्लेयर की बात नहीं कर रहा, वो 4 प्लेयर्स की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हर प्लेयर जो है ना उसके पास 1 एस आए। तो हमारी सैम्पल स्पेस चेंज होगी। पहले हम खाली एक प्लेयर की सैम्पल स्पेस या 4 प्लेयर की सैम्पल स्पेस है, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस जो है वो चेंज होगी। सैम्पल स्पेस कैसे चेंज होगी कि जी मेरे पास 52 कार्ड हैं और मैंने हर प्लेयर के अंदर 13 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने। सो ये जो है बायनोमियल मल्टीनोमियल कोफिशिएंट का एक टिपिकल सवाल बन गया कि मेरे पास 52 यूनिक चीज़ें और मैं इनको 4 बिन में डालना है और हर बिन का साइज़ 13 है। और ये जो है ना एक बायनोमियल कोफिशिएंट का टिपिकल सवाल है। तो 52 चूज़ 13 13 13 और 13। और इसी वाले फार्मूले को हम जो है बायनोमियल्स के साथ भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये वाला फार्मूला जो है ये इक्वल टू इसके भी होता है कि जी 52 चूज़ 13 एंड देन 39, क्योंकि 52 में से 13 निकालें तो बाकी 39 बच जाता है। 39 चूज़ 13, और अगर 39 में से 13 निकाले तो बन जाएगा 26 चूज़ 13, और आखिरी वाला आएगा 13 चूज़ 13 विच इज़ इक्वल टू 1। तो चाहे ना लिखें तो वो भी खैर है। तो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला जो है ना इक्वलेंट है, मगर ये वाला फार्मूला ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि एक बेसिकली स्टेप में आप लिख सकते हैं। और इस फार्मूले को अगर एक्सपेंड करें तो भी आपको पता है कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं इस फार्मूले को, कि इस फार्मूले का आंसर आता है 52 फैक्टोरियल ओवर 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल। आई होप कि इसका आंसर हम जो है कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। सो इसमें सैम्पल स्पेस जो है ना हमारे पास वो 52 चूज़ 13 13 13 13 आ गई। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस केस के अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच प्लेयर को एस मिले, ईच प्लेयर गेटिंग एस, वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है कि नीचे हमारे पास आ रहा है 52 चूज़ 13 13 13 13। ऊपर क्या आएगा? ऊपर हमारे पास क्या आएगा कि जी हमें पता है कि हमारे पास जो है टोटल 4 एसेस हैं और हमने इनको हर प्लेयर के अंदर एक एक डालना है। सो हम 4 एसेस को अगर निकाल दें तो बाकी कार्ड बच जाते हैं 48। तो जो 48 कार्ड है उसको हम इसी तरह से जिस हमने यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास 48 कार्ड्स हैं एसेस को निकालने के बाद,
और हमने कहा कि 48 में से ना पहले प्लेयर को 12 दे दो, दूसरे को भी 12 दे दो, तीसरे को भी 12 दे दो, चौथे को भी 12 दे दो। तो 48 कार्ड्स को हमने रैंडमली जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है और जो 4 एस हैं उनमें हर एक बंदे को एक एक एस देना है। मगर कौन से बंदे को? ये वाला जो एस है क्लब का, ये पहले बंदे को भी जा सकता है, दूसरे को भी जा सकता है, तीसरे को भी जा सकता है। तो ये परम्यूटेशन का सवाल बन गया है कि जी जो क्लब का एस है वो 4 जगह पे जा सकता है। तो बेसिकली लेट्स से जो पहला हमारे पास जो है ना, ये जो क्लब का एस है वो 4 जगह पे जा सकता है। तो मैं अज्यूम करें कि जी क्लब का एस 4 जगह पे जा सकता है। और जो मेरे पास डायमंड का एस है वो फिर 3 जगह पे जा सकता है, क्योंकि एक जगह पे क्लब का एस चला गया है, वो 3 जगह पे जा सकता है। और फिर जो मेरे पास हार्ट का एस है वो 2 जगह पे जा सकता है, और जो स्पेड का एस है वो 1 जगह पे जा सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल। सो बेसिकली ये यहाँ पर आएगा 4 फैक्टोरियल। ये जो है एक एस को जो है ना देने की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, और जो एस के अलावा जो बाकी कार्ड्स हैं उनको देने की पॉसिबिलिटीज़ ये हैं, और ये टोटल कार्ड जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की पॉसिबिलिटीज़ ये हैं। सो इस वाले सवाल को भी ओबियसली हम शायद हाथ से हल ना कर सकें, हमें हाथ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, मगर इवेंचुअली हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई होप कि आप इसका आंसर आराम से निकाल सकेंगे यूजिंग कैलकुलेटर। सो इस वीडियो के लिए इतना ही है। सो अब जो है नेक्स्ट लेक्चर की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो स्टे ट्यून्ड।